गुड मॉर्निंग। तो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बताया था। शुरुआत हमने की है, लगभग 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर पे। तो उसमें हमने कुछ बेसिक शुरू से किया था कि अल्कोहल के बारे में कुछ बेसिक पैरामीटर्स हमने जाने थे, जैसे कि उसके IUPAC नेम हो गए, उसके क्लासिफिकेशन हो गए, या फिर उसका प्रिपरेशन हो गया। लेकिन अभी आगे बढ़ना है हमें से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी अल्कोहल जो रहता है, मैं आपको रिवीजन बता दूं लास्ट लेक्चर में, प्राइमरी अल्कोहल जो रहता है वो कैसा रहता है। मान लो एक एग्जांपल ले ले, CH3 CH2OH। अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो किसके साथ, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और आप इसको रिएक्ट कराते हो PCC या फिर PDC, ये दो कंडीशंस मैंने बताई थी। तो देखो ये क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, यानी अल्कोहल जो है ये OH ग्रुप जो है, ये ग्रुप ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यानी यहाँ पे क्या आ जाता है CH3COOH, ये इसका रिजल्ट था। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, पहले इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, फिर अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ हमने देखी है। अब PCC PDC ये क्या करता है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि ये जो अल्कोहल रहता है इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है CH3CHO, यानी ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और रिएक्शन यहीं तक रुक जाती है। अगर आपको अल्डिहाइड प्रिपेयर कराना है तो आपको PCC या फिर PDC लेना पड़ेगा जो पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है, और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो K2Cr2O7 ले लो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, यानी H2SO4 हम जनरली लेते हैं। तो वो क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकती जब तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल जाता, और ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे अल्कोहल से आप अल्डिहाइड चले जाओ या फिर अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चले जाओ, ये पूरी प्रोसेस इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सही है। तो अब यहाँ पे ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाता है और फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में, फिर हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरीके से प्रोसेस है। ये भी चीज़ याद रखनी है कि इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्राइमरी अल्कोहल to get aldehyde और कार्बोक्सिलिक एसिड। द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब यहाँ पे कैटेलिस्ट देखो, कैटेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपके पास K2Cr2O7 है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तब तक नहीं रिएक्शन को रोकता कि जब तक हमें प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिल जाए। और PCC PDC ये क्या करता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन को यहीं तक रोक देता है, अल्डिहाइड तक ही रिएक्शन होती है, फर्दर रिएक्शन नहीं होती। क्लियर है। अब चलो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। मान लो आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, आपके पास ऐसा है CH3C CH3OH। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7, और यहाँ पे ले लिया मैंने H2SO4। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो कैसे होगी, यहाँ पे ये CH3C, ये CH3, अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस मिल जाएगा आपको वाटर, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कीटोन के अंदर। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसी तरीके से देखो, अगर आप PCC या फिर PDC के साथ भी ये रिएक्शन करते हो, मान लो सेम चीज़ ले ली मैंने CH3, यहाँ पे ले लिया OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करना है, इसको मैंने ले लिया PCC या फिर PDC। अब दोनों कंडीशन में क्या है, प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिलेगा आपको कीटोन, नाम है इसका एसीटोन, प्लस मिलेगा वाटर। सही। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल में जैसा हो रहा था कि अगर आप K2Cr2O7 लेते हो तो आपको क्या मिलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, और PCC PDC लेते थे तो अल्डिहाइड मिलता था। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में देखो, सेकेंडरी अल्कोहल में ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, मैं इसका नाम लिख लूँ यहाँ पे, हम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ काम कर रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता है। आप K2Cr2O7 ये कैटेलिस्ट ले लो या फिर PCC PDC ले लो, सही है। ये जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में ही कन्वर्ट होगा, कीटोन से फर्दर आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आप कोई भी कैटालिस्ट ले लो। क्लियर है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर कंडीशन बनाते हो तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। कोई पर्टिकुलर कंडीशन बनाते हैं
यानी ऑक्सीडाइज, यहाँ पे अगर कैटेलिस्ट दूसरा लेते हैं हम तो फिर उस कंडीशन में कि पॉसिबल है कि कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन ये इन दो कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसका मतलब रिएक्शन कीटोन तक ही रुक जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। मान लो आपके पास है CH3 CH3 OH। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है आपको इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और इसको हीट करना है। तो यही पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। सही, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो ये OH हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे CH3 का यहाँ पे CH2 और H लिख लेता हूँ मैं। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 जो था उसकी जगह पे CH2 और H लिख लिया। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस केस में क्या होता है, मैं पूरी प्रोसेस समझाता हूँ आपको, ये प्रोसेस होती कैसी है। यहाँ पे CH3, अब देखो इन दो, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, इन दोनों के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। सही है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गया। लेकिन प्रोसेस यहीं पे नहीं रुकती है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो करस्पॉन्डिंग आपको अल्किन मिलता है या यहीं पे नहीं रुकता है, ये फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी ऑक्सीडाइज किस तरीके से होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे लगता है एक O। सही है, तो ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी समझा रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। ये डबल बॉन्ड ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कोई भी अल्किन जो रहता है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है। ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे एक लगता है O। सही है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये अलग हो जाता है। ये आ गया आपको? सही है, तो मैं ऐसे सर्कल कर दूँ, यह हमने बाहर निकाला। क्लियर है? अब इसका क्या होता है, देखो इसका क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन चले जाते हैं, इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन चले जाते हैं, और ये H2 के साथ एक ऑक्सीजन चला जाता है। ये H2 के साथ एक ऑक्सीजन चला जाता है। अब एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन चले गए तो CO2 बनता है। ये क्या है CO2, ये ऐसे निकल जाता है, CO2 ये ऐसे निकल जाता है, और ये H2O ये क्या निकलता है, वाटर। तो ये प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है मैंने आपको समझाया। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन है, यानी हमने यहाँ पे कितने ऑक्सीजन ले लिए, कुल मिला के 4। सही है, तो देखो रिएक्शन में क्या होता है, ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्किन को। वो किस तरीके से, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो कीटोन बनता है, एसीटोन मिलता है यहाँ पे, और ये CO2 निकल जाता है और ये वाटर निकल जाता है। अब देखो कीटोन जो है, मैंने कहा था कि कीटोन एक पर्टिकुलर कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है। कीटोन को क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करता है। अब कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज होता है, ये हमने हाइड्रोकार्बन में देखा है। यहाँ पे क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इसको ऑक्सीजन देना है और इसको भी ऑक्सीजन देना है। सही, ये बॉन्ड को ब्रेक करो इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, CH3C ये OOH बन जाता है, यानी क्या बन जाता है, CH3C ये OO और एक H आ ही जाता है रिएक्शन में। सही है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3 यानी अगर मैथिल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, यानी हमें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन देना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन देना है, HCOOH, यहाँ पे HCOOH आ जाता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चला जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। सही है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है। बैलेंसिंग के बारे में नहीं सोचना है, प्रोडक्ट कैसे बनता है वही सोचना है। कीटोन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, इसको ऑक्सीजन दे दो, बाकी पार्ट एज इट इज, CH3 एज इट इज। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई भी R ग्रुप वगैरह कंटिन्यू कुछ भी है तो वो एज इट इज रखना है। बस मैं कह रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, इसको COH में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे अगर मैथिल ग्रुप था तो वो याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फॉर्मिक एसिड जो है वो फर्दर CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है। हमेशा फॉर्मिक एसिड जो रहता है वो CO2 और वाटर में ही ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो हम और कह के लिख सकते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर CO2 और वाटर बनता है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिखते हो तो वो बात सही है। सही है, काफ़ी बार ऐसा लिखा जाता है कि प्रोडक्ट में सिर्फ फॉर्मिक एसिड लिखा जाता है,
और काफ़ी बार CO2 और H2O का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों बातें सही है, लेकिन ज़्यादा मोर करेक्ट जो है वो CO2 और H2O है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कुछ ही समय के लिए बनता है और वो फर्दर जल्दी से जल्दी CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये इसमें फॉर्मिक एसिड ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है टर्शियरी अल्कोहल की। आगे देखते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विथ। तो ये अल्कोहल है, ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, जैसे ब्यूटेन 1 ऑयल। तो पहले तो ब्यूटेन लिख लो, इस सेंटर में लिख लो, ये देखो ये ब्यूटेन 1 ऑयल है, ये क्या है, ब्यूटेन 1 ऑयल। अब देखो इसको रिएक्ट कराओ, ये इसको रिएक्ट कराओ ZnCl2 HCl के साथ, इसको रिएक्ट कराओ HBr के साथ, और इसको रिएक्ट कराओ SOCl2 के साथ। काफ़ी बड़ा हो गया है, ये कहाँ से है, ये चीज़ हो गई। अब देखो HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हो आप, तो यहाँ से यहाँ पे लग जाता है Cl, यानी प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH3 CH2 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 Cl, ये मिलेगा प्रोडक्ट, और आपको मिलेगा वाटर। सही है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा और वाटर निकल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ Br लगेगा वहाँ पे, CH3 CH2 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 Br प्लस मिलेगा वाटर। सही है। HBr यानी यहाँ पे Br लगाना है और H और OH मिलके वाटर बनाते हैं। SOCl2 के केस में देखो इसको क्या करना है, SOCl2 में क्या करना है, Cl अलग निकालना है प्लस SOCl बचता है ना, SOCl बचता है, तो यहाँ पे Cl चला गया है, SO2। हाँ ठीक है। अभी देखो SOCl के केस में क्या करना है, यहाँ पे Cl लगाया और SOCl लगाया, निकाला हमने SOCl2 में से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये Cl OH को रिप्लेस करता है, पहली चीज़। तो मैं यहाँ पे पहली चीज़ लिख लूँ, ये CH3 CH2 CH2 CH2, ये Cl ने OH को रिप्लेस कर दिया। अब क्या बचा, देखो OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, OH। अब यहाँ पे क्या होता है, ये SO2 निकल जाता है, SO2 निकल जाता है और HCl निकल जाता है। ये देखो SO2 और ये अलग होता है HCl, यानी हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, SO2 प्लस HCl। SOCl2 के केस में सिर्फ ऐसे याद रखना है कि SOCl2 में एक Cl यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, तो बचता क्या है, SOCl बचता है, एक Cl तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, SOCl और OH। अब यहाँ पे देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ये HCl, ये ऐसे इस तरीके से निकल जाता है, तो ये प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। अच्छा, इसका रह गया 2-मेथिल-ब्यूटेन-2 ऑयल। तो 2-मेथिल-ब्यूटेन-2 ऑयल, ऑयल तो ये 2-मेथिल-ब्यूटेन-2 ऑयल है, तो इसको मैं ZnCl2 HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ, HBr के साथ रिएक्ट कराता हूँ और SOCl2 के साथ रिएक्ट कराता हूँ। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, HCl के साथ रिएक्ट करना है, तो यहाँ पे OH को रिप्लेस करना है Cl से, यानी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो CH3C CH3, यहाँ पे Cl लगाया मैंने और ये CH2 CH3 प्लस वाटर मिलेगा। HBr के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे क्या मिलता है, देखो CH3C, OH की जगह पे Br लगाना है, सिर्फ CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर मिलेगा। SOCl2 के केस में सबको पता है, मैंने आपको अभी बताया, इसको ले लिया CH3C, यहाँ पे Cl लगाना है OH की जगह पे, ये CH3, ये CH2 CH3 प्लस SO2 प्लस HCl, क्या मिलेगा आखिरी में, SO2 प्लस HCl। जैसे ऊपर हमने किया था वैसे ही नीचे आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया एक क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ। अब एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करना है तो हमें KMnO4 लेना पड़ेगा, वेट।
हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पे एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन, यहाँ पे क्या करना है हमें, H2SO4 का इस्तेमाल करना है। पहले देखते हैं हम 1-मेथिल साइक्लोहेक्सानॉल, तो ये 1-मेथिल साइक्लोहेक्सानॉल देखते हैं। ये लगा हमने OH, ये CH3। तो यहाँ पे देखो, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओ और हीट कराओ। अब देखो, एसिड कैटेलाइज यानी एसिड के यानी कैटेलिस्ट जो है वो एसिड होना चाहिए। एसिड कैटेलाइज, H2SO4 एक एसिड है और कैटेलाइज भी है, यानी कैटेलिस्ट की जगह पे है। अब इसको अगर डिहाइड्रेशन करना है ये अल्कोहल को, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ पे जो H था ये निकालेंगे, हो गया डिहाइड्रेशन। और इसके बीच में करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये वाटर निकल गया। वाटर निकल गया, इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया, तो हमारा जो ऊपर वाला पर्पस था वो पूरा हो गया। एसिड कैटेलाइज, कैटेलिस्ट की जगह पे एसिड ले लिया और डिहाइड्रेशन भी कर दिया हमने। सेकंड देखो, ब्यूटेन 1 ऑयल, ये ब्यूटेन 1 ऑयल है, इसको भी एसिड कैटेलाइज करो, H2SO4 के साथ रिएक्ट करो, इसको हीट करो, तो प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, और इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा, यानी क्या होगा, CH3 CH2। अब ये CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, तो यहाँ पे भी इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, गिव इक्वेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑयल विथ अल्कलाइन KMnO4। अब प्रोपेन 1 ऑयल, इथेन, इथेन, ये प्रोपेन 1 ऑयल है, ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑयल। अब इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराओ, अल्कलाइन, सॉरी अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो आप करस्पॉन्डिंग इसको ऑक्सीडेशन ही करना है। KMnO4 अल्कलाइन यानी आप ले लो NaOH, कोई भी बेसिक मीडियम, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, CH3 CH2 CHO, सही है। अब इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये करस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देखो, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पहले क्या करेगा, अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और ये फर्दर, ये देखो इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड का, और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब इसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये लास्ट में मिल जाता है हमें। इसका ऑक्सीडेशन होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेम द रिएजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, प्राइमरी अल्कोहल और टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, यही पे इसका आंसर है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटेलिस्ट यूज करते हैं, KMnO4। यहाँ पे आप KMnO4 इन एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में भी आपको वही आंसर मिलेगा। तो इसका रिएजेंट जो है वो KMnO4 होता है, एसिडिक या फिर बेसिक, या आप सिंपली लिख सकते हो उसे KMnO4। आप इसको एसिडिक नेचर में ले लो या फिर बेसिक, यानी अल्कलाइन जो कहते हैं। उसका क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। अब देखो, प्राइमरी अल्कोहल यानी क्या रहता है, CH3 CH2OH, और यहाँ से आपको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, यानी CH3 CHO में कन्वर्ट करना है। ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये अल्डिहाइड है। इसके लिए आप PCC या फिर PDC का इस्तेमाल कर सकते हो, PCC या फिर PDC। ये क्या करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करते हैं। ये आगे फर्दर कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल निकाल लेते हैं। ये CH2OH, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है, टू बेंजोइक एसिड। अब प्राइमरी अल्कोहल से आपको KMnO4 लेना पड़ेगा, KMnO4 और H2SO4। ये रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है।
ये जो प्राइमरी अल्कोहल रहता है इसको पूरा COH में कन्वर्ट कर देता है, यानी बेंजोइक एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल को पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये कैटालिस्ट रिएजेंट कह सकते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू OL टू प्रोपिन। अब डिहाइड्रेशन करना है तो एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन, ये CH यहाँ पे OH, ये CH3। अब एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन करो यानी H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। और ये डिहाइड्रेशन इसका मतलब वाटर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 OL, यानी यहाँ पे पूछा गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 2, यहाँ से क्या है ब्यूटेन 2 OL, इथेन इथेन नहीं, अबे रुक, ये CH3 C OH, ये ब्यूटेन 2 OL। अब देखो ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 OL, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन इसको किसकी प्रेजेंस में करते हैं वो देखेंगे हम। हाँ, एसिड के प्रेजेंस में यानी H3O प्लस के प्रेजेंस में। अब हमें इतना पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कीटोन से अल्कोहल में जाना है, कीटोन से अल्कोहल में जाना है। अब देखो अल्कोहल से कीटोन में कब जाते हैं हम, ऑक्सीडेशन करने के बाद। तो कीटोन से अल्कोहल में जब जाते हैं तो रिडक्शन करना पड़ता है। रिडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, नेसेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड होते हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है, यानी इसका रिडक्शन करना है हमें, ऐसा कहते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं। व्हेन 3-methyl butane 2 OL इज ट्रीटेड विथ, तो इसका मैकेनिज्म समझा, ऐसा पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि ये होता कैसे ही, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है और यहाँ पे HBr ऐड हो रहा है, लेकिन Br जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है, Br, यानी इनका कहना है कि ये OH हटा के Br लगाते हैं, हम यहाँ पे Br लगाते हैं, तो Br यहाँ पे ना आते हुए मेजर प्रोडक्ट में यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो ये मैकेनिज्म समझाओ, ये रिएक्शन कैसे हो रही है ऐसा समझाओ, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं यही मैकेनिज्म समझाता हूँ क्योंकि हमने इसकी मैकेनिज्म समझी है, काफ़ी मैकेनिज्म मैंने इससे पहले बताया आपको। अब HBr में से क्या होता है, HBr में से H प्लस रहता है और Br माइनस रहता है। ये H प्लस क्या करता है, इसके साथ ट्रीट करता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये H क्या करता है, ये ऑक्सीजन पे अटैक करता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखो ये H प्लस इसके साथ जैसे जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। वाटर मॉलिक्यूल एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, -H2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। मैं इसके आगे समझाता हूँ अभी। मान लो ये CH3 CH CH3 और यहाँ पे आ गया CH और ये प्लस चार्ज आ गया और ये CH3। अब ये बन गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन। यहाँ तक तो हमें समझ में आता है। अब इसके आगे देखते हैं कार्बोकेटाइन में क्या होता है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक टोटल यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये प्लस चार्ज जो है वो यहाँ पे चला जाता है और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चला जाता है। सही है, यानी ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखो ये CH3C यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखो। यहाँ पे CH2 आ गया और ये CH3, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 3 6 7 8, तो टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि अगर आप रीअरेंज करते हो कार्बोकेटाइन को तो आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन से 8 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। अब जो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल रहता है उसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखो अब Br का अटैक कराओ, यहाँ पे Br का अटैक कराओ तो ये यहाँ पे लग जाएगा Br, तो मिल गया ना ये प्रोडक्ट। सही है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है ये बताओ, ऐसा पूछा गया है। तो इस तरीके से होती है। ये मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ। अब देखो अल्कोहल आर
एसिडिक इन नेचर because they lose H plus ion, they lose H plus ion in solution. अब देखो अल्कोहल जो रहते हैं वो एसिडिक इन नेचर रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं H प्लस आयन देते हैं। अब वो किस तरीके से देते हैं मैं देखो आपको बताता हूँ। मान लो ROH है, इसको रिएक्ट कराओ सोडियम के साथ, सही है, तो ये क्या करता है यहाँ से H प्लस आयन देता है, सही है, ये क्या करता है H प्लस आयन देता है, और क्या देता है देखो ये RO, ये H निकल जाता है तो यहाँ पे आ जाता है Na प्लस ये आता है H2। अब यहाँ पे देखो ये क्या करता है H प्लस आयन देता है, यहाँ से क्या करता है H प्लस आयन्स देता है, सही है। अब मान लो ये काफ़ी H प्लस आयन्स होते हैं तो H प्लस मिला के H2 बनता है, सही है, तो मैंने लिखा डायरेक्टली H2। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अल्कोहल को किसी भी सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हो तो वहाँ पे देखा गया है कि वो क्या करता है H प्लस आयन देता है, सही है, ये H प्लस निकल गया तो उसकी जगह पे Na आ जाता है, सही है। तो हमारा इतना पर्पज़ है कि हमें इतना पता चल गया कि अल्कोहल जो रहता है वो H प्लस आयन देता है, इसलिए हम उसको एसिडिक कहते हैं। और एक रिएक्शन मैं आपको करके बताता हूँ। मान लो आपके पास ROH है प्लस आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6 टाइम्स लेना पड़ेगा, ये 6 टाइम्स ले लिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है देखो RO, ये ट्राइस Al और ये ट्राइस। अब ये प्रोडक्ट याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। अब AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आपने याद रखा है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या रहती है 3+ रहती है, तो उसके साथ जो भी चीज़ें कनेक्ट होती है वो 3 बार कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है देखो, ये प्रोडक्ट को कैसे याद रखना है कि देखो H तो निकल जाएगा, यानी आपको क्या मिलता है RO मिलता है, ये तो चीज़ क्लियर है। अब इसके साथ एल्यूमिनियम को कनेक्ट करना है, यानी यहाँ पे एल्यूमिनियम कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ RO को कितनी बार कनेक्ट करना है 3 बार, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ कोई भी चीज़ 3 बार रहती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3+ है। तो AlCl3 आपको एकदम याद रहने वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी बार हो चुका है AlCl3। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 रहती है, एल्यूमिनियम के साथ कोई भी चीज़ 3 बार रहती है, सही है। तो इसके लिए RO जो रहता है उसको 3 बार ले लो, और ये टोटल जो है वो 2 बार है, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 बार है, क्लियर है। क्या बचता है देखो H2 बचता है, H2 कितनी बार आता है फिर 3 बार आता है। यहाँ से देखो ये 6 बार है, तो यहाँ पे H प्लस कितनी बार निकलेंगे, H प्लस 6 बार निकलेंगे, यानी कि ये क्या बनेंगे 3 H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये होगा ना 3 × 2 6, तो ये हो गया 3 × 2 6। अब R की जगह पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तो उसके तरीके से, तो इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड, ये क्या है एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड, एक जनरल नेम है इसका। चलो अब और एक चीज़ मैं समझाता हूँ इसमें। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका। अब देखो सेकेंड पॉइंट हम ऐसा लिखेंगे, मेनली अल्कोहल आर न्यूट्रल इन नेचर because they do not change the color of litmus paper, because they do not change color of litmus paper। अब देखो अल्कोहल जो रहते हैं वो बेसिकली न्यूट्रल रहते हैं, क्यों, क्योंकि अगर लिटमस पेपर टेस्ट आप कराते हो तो वहाँ पे पता चलता है कि अगर कोई एसिडिक नेचर का है तो वो लिटमस कलर का पेपर कलर चेंज कर देता है, लेकिन अल्कोहल की अगर लिटमस पेपर टेस्ट लेते हो तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होता। यानी अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल है, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन मान लो इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, मान लो आप इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हो। जनरली तो अल्कोहल न्यूट्रल रहता है, लेकिन अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करता है H प्लस आयन देता है। अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करता है H प्लस आयन भी देता है, यानी ये BH बनाता है प्लस RO माइनस ये भी बनाता है, सही है। तो इस केस में अगर आप कोई बेस लेते हो अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग तो ये एसिड की तरह वर्क करता है, यानी इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बनाता है और ये कॉन्जुगेट बेस भी बनाता है, कॉन्जुगेट बेस, क्लियर है। तो अगर इसको
किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस केस में हम ऐसा कहते हैं कि वो एज ए एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये H+ आयंस देने से भी नहीं कतराता है। लेकिन एक मेनली जनरली अगर अल्कोहल का अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट करते हो तो वो न्यूट्रल रहता है, सही है। अब अल्कोहल जो रहता है वो वाटर से वीक एसिड रहता है, यानी कि मैं और एक पॉइंट बताता हूँ, अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। ये वाटर से भी वीक एसिड है, ये एसिडिक इन नेचर है लेकिन वाटर से भी वीक एसिड है। मान लो ये अल्कोक्साइड आयन ले लिया मैंने और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा। अब वाटर अपना H+ अल्कोहल को देता है, यानी वाटर जो रहता है वो अल्कोक्साइड से भी ज़्यादा एसिडिक रहता है। यहाँ पे ये बन जाता है बेस और यहाँ पे बन जाता है ये एसिड, सही। ये एसिड बन जाता है वाटर, यानी वाटर से भी वीक एसिड है अल्कोहल। तो अगर वाटर और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो वाटर अपने H+ आयंस देता है, सही है। तो वाटर हो गया एसिड, तो यहाँ पे ROH बन जाता है, प्लस बन जाता है OH-, सही है। ROH बन जाता है और OH- बन जाता है। तो अगर हम देखेंगे, हम इसको ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। बेस है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब अल्कोहल को देखो ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहा जाता है। अल्कोहल को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहा जाता है, क्योंकि अल्कोहल में देखो, अल्कोहल को ब्रॉन्स्टेड बेस क्यों कहा जाता है? अल्कोहल में जो OH ग्रुप रहता है उसमें ऑक्सीजन जो रहता है इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सही। यानी H+ आयंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है। आपको पता है यहाँ पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो H+ आयंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसलिए हम इसको ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहते हैं अल्कोहल को, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब अल्कोहल के केस में देखो, अब ROH रहता है, ROH। अब ये एसिडिक इन नेचर कब रहता है? जब ये H+ आयंस लूज करे। लेकिन मान लो ये R ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी मैं ऐसा कहूँ कि ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये R ये OH, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। R ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। मान लो कंडीशन रखते हैं, तो अगर जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ता है, हम ऐसा कहते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम रहती है, यानी H+ आयंस लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाती है, क्लियर है। अब देखो इसके उल्टा ROH, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, अब यहाँ पे जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतनी ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब ये क्यों मैं आपको आगे के पॉइंट में समझाता हूँ ना, तो यही पे समझ लेते हैं हम। चलो अब देखो, जितना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उतना ही क्या हो जाएगा? देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी है क्या? देखो मैं H बाहर निकाल लेता हूँ, ये भी H बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखो जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको जितना ऑक्सीजन खींचेगा उतना ही इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, सही है। उतना ही चार्ज, जितना ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी ऐसा नहीं, जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ता है, अरे ऐसा भी नहीं कह सकते हम, ठीक है, हम एक जनरल स्टेटमेंट में ही कह सकते हैं, ऐसा नहीं समझा सकते। देखो जितना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतनी उसकी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इनको खींचेगा ही नहीं, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींचेगा नहीं। अगर वो खींचेगा नहीं तो उसकी पोलैरिटी कम कर देगा ना, इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी, यानी कि OH के बीच में जो पोल्स बनने वाले हैं, इसके ऊपर एक पोल्स बनते हैं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये पोलैरिटी कम हो जाएगी।
अब जितनी ज़्यादा पोलैरिटी कम रहती है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि कोवैलेंट नेचर जितना बढ़ता है उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। अब जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है उतना ही डिफिकल्ट है बॉन्ड को ब्रेक करना, सीधी सी बात है, यानी उतना ही डिफिकल्ट है OH बॉन्ड को ब्रेक करना। अब जितना डिफिकल्ट OH बॉन्ड को ब्रेक करना हो जाएगा उतना ही डिफिकल्ट H को H+ आयंस देना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं इतनी आसानी से, तो इसीलिए इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है। देखो फिर से हम देखते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उतना ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बढ़ेगा, जितना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बढ़ेगा उतनी ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं। अब जितनी पोलैरिटी कम हो जाएगी उतनी ही इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी OH की, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो उतना ही डिफिकल्ट है H+ आयंस को लूज करना। अब H+ आयंस लूज नहीं होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर है? अब इसका यहाँ पे देखते हैं, हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I इफेक्ट, यानी प्लस I इफेक्ट जितना बढ़ता है तो उतना एसिडिक नेचर कम हो जाता है। अब ये है -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखते हैं। -I इफेक्ट, ये -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। मान लो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अब जितना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उतनी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ऑक्सीजन क्या करना चाहता है, नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, सही है, यानी कि क्या करना चाहता है कि खुद नेगेटिव होना चाहता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा ग्रुप है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने को नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं हाइड्रोजन के, उनके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे खींचता है अपनी तरफ, हाइड्रोजन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। अब ये जितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सही, तो उतनी ही पोलैरिटी बढ़ जाएगी, यानी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है उतना ही इजी है H को H+ देना, यानी H+ आयंस इजीली दे पाता है। अगर H+ आयंस इजीली देता है तो इसका एसिडिक नेचर जो है वो ज़्यादा है, हम ऐसा कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हम ऐसा ओवरऑल कहते हैं कि +I इफेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब इसके आगे एक पॉइंट था, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसका आंसर यही है, उसका ओवरऑल कंसेप्ट यही है, सही। +I इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट है, ये +I इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ही है, -I इफेक्ट ये भी एक इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने रिलेशन यहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर है? तो बाकी पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूँ। थैंक यू।